स्वागतम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बैलों की कहानी के प्रश्न उत्तर एवं जो आपकी परीक्षाओं में जो उसके गद्य भाग आता है और उसमें से जो प्रश्न उत्तर छांटने होते हैं कि आप किस तरीके से उन प्रश्न उत्तरों का सही जवाब दे पाएँ, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ तथ्य रखे हुए हैं जिन्हें आप ग्रहण करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दो बैलों की कथा एक भाव प्रधान कहानी है जिसमें कि लेखक ने कृषक समाज एवं पशुओं के बीच पाए जाने वाले भावनात्मक संबंध का बहुत ही सूक्ष्म और मनोहारी वर्णन किया है। साथ ही उन लोगों के लिए भी संदेश है जो कि पशुओं को बिल्कुल पत्थर तुल्य समझते हैं एवं उनके साथ बहुत ही हिंसक व्यवहार करते हैं। जो कहानी है वह कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित है, क्योंकि जिस प्रकार हीरा और मोती को संघर्ष करना पड़ता है आज़ादी के लिए, जो हीरा और मोती हैं वह भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। कहानी का मुख्य पात्र झूरी है, जो कि एक साधारण भारतीय किसान है जो कि अपनी पत्नी के साथ एक सामान्य जीवन जीता है, जिसके पास दो बैल हैं, हीरा और मोती, जिनका वो बहुत रखरखाव करता है, जिनका वो बहुत ख्याल करता है, उन्हें भूसा चारा देता है और हीरा मोती भी उससे बहुत स्नेह करते हैं। एक दिन गया जो कि उसका साला है उसके वहाँ आता है और उस हीरा और मोती को अपने घर ले जाता है। इस प्रकार कहानी विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावों को पार करके सुखांत की स्थिति में पहुंचती है। मैंने इसके संबंध में एक कार्टून वीडियो बनाई है जिसमें कि संपूर्ण कहानी को बताया गया है, आप जाकर उसके पार्ट 1 में देख सकते हैं। भाषा को बहुत ही सहज और सरल बनाने के लिए और पात्रों की मनोभावों के अनुकूल बनाने के लिए और हृदय स्पर्शी बनाने के लिए लेखक ने स्थानीय एवं उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है, जैसे कि परले दर्जे, अड़ियल, कनखिया मारना, कसर, कबू एवं भाषा को सशक्त बनाने के लिए मुहावरा का प्रयोग भी उनके द्वारा किया गया है। अब हम जानेंगे कि गद्यांश भाग में दिए गए जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को सबसे पहले 2-3 बार ध्यान से पढ़ लें, उसमें जो कठिन शब्द हैं उन्हें समझने की कोशिश करें और उन्हें खोलकर समझने की कोशिश करें। गद्यांश के मुख्य भाव को समझने की कोशिश करें, प्रत्येक वाक्य के भाव को समझने की कोशिश करें, प्रत्येक पंक्ति में छिपे हुए शब्दों के भाव को और वाक्यों के भाव को समझने की कोशिश करें। उत्तर देते समय उत्तर को बिल्कुल ज्यों का त्यों ना उतारें, उसमें अपनी अभिव्यक्ति और अपनी विचार ही अवश्य ही लिखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देने का अर्थ ही यह होता है कि बच्चे की जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को एग्जामिनर जानना चाहते हैं। गद्यांश पढ़ने के पश्चात जो उत्तर है उत्तरों को रेखांकित कर लें और प्रश्न की प्रकृति को अवश्य ही समझे कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है और अपना भावनात्मक विकास करें। भावनात्मक विकास कहने का अर्थ है बच्चों, किसी भी कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं को आप किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, यह भावनात्मक विकास है। तो अपना भावनात्मक विकास करें ताकि आप पंक्तियों को अच्छे से समझ सकें और अपनी अभिव्यक्ति उस पर दे सकें। अब जानते हैं दो बैलों की कथा के प्रश्नोत्तरों को। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस बच्चों एक प्रकार का एक दंडात्मक हाउस होता है जिसमें कि जो आवारा मवेशी पशु होते हैं वहां बांध दिए जाते हैं और उनकी नीलामी की जाती है। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता है कि उन्हें उस जेल रूपी हाउस पे सुरक्षित रखा जाए, उन्हें भागने न दिया जाए। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी ली जाती है कि कोई मवेशी पशु भाग तो नहीं गया है। दूसरा क्वेश्चन है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर है, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी। उधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता था। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तीसरा क्वेश्चन है, इस कहानी के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आते हैं? उत्तर है, सरल सीधा अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है, इसीलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया?
उत्तर है गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक इसे सही नहीं मानता क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। गाय, कुत्ता, बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में वह ऋषियों और मुनियों से कम नहीं है, ऐसा लेखक मानते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है। पहली घटना, दोनों साथ गाड़ी में जोते जाते तो यह कोशिश करते कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न जाकर उसके अपने कंधे में आए। दूसरी घटना है, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया और वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा और उसे हीरा का कष्ट देखा न गया। तीसरी घटना है, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, वह पीछे हट जाता है। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना है, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपनी नुकीली सींग चुभा देता। आखिरकार जो सांड बेदम होकर गिर पड़ा। 5वीं घटना है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेले विपत्ति में देखकर वापस आ गया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे और नारी विभिन्न रिश्तों को बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। किसी विपरीत परिस्थिति में यदि नारी को क्रोध जैसा भाव आ भी जाता है तो उससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती है और न ही उसके सम्मान में कमी आ जाती है। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है? उत्तर है, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्य के आपसी संबंध बहुत गहरे और आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य के भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उनने सुंदर सुंदर नाम रखे थे, हीरा, मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा और मोती उसके ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। उत्तर है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। कांची हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर वह नहीं जाता। वह आशावादी भी है, उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। 10वां क्वेश्चन है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण वह खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी और सही आंसर है कि वह हीरा मोती के व्यवहार से अत्यंत ही दुखी था। 11वां क्वेश्चन है, हीरा मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें।
हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वह हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई और डंडे खाए। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े और उन्हें भूखा रहना पड़ा। हमारी समझ में हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता, उन्हें गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती और वे अपने दर्द को व्यक्त भी न कर पाते। परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? हाँ, हीरा मोती ने अपनी परतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह नाना प्रकार की कठिनाइयां सही और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, वे अंततः अपने घर वापस आ गए। इससे यही संकेत मिलता है। हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तुड़ाकर आ जाते हैं। वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है और भूखा भी रहना पड़ता है। वहाँ से भागने पर उन्हें 60 रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अंत में कांजी हाउस में बंद होना, कसाई के हाथों बिकना, इसके उपरांत भी बचकर झूरी के पास आ जाना आदि आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करते हैं। वाक्य में ऐसे शब्द जिनकी सहायता से किसी बात को अतिरिक्त बल और अतिरिक्त भार के साथ बोला जा सकता है, तो ऐसे शब्दों को निपात कहा जाता है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें आपको पहचानना है कि इन वाक्यों में निपात कौन से हैं। निपात या अव्यय भी इन्हें कहा जाता है। इनका अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, यह केवल वाक्य में बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे कि एक ही विजय में उसे संसार की सभ्य जाति में गण्य बना दिया, तो इस वाक्य में क्या है, ही का अपना कोई अर्थ नहीं है, बस यह क्या कर रहा है, एक बल प्रदान कर रहा है वाक्य में। इस प्रकार अब आप पहचान सकते हैं कि दूसरे वाक्य में निपात कौन सा है। तो दूसरे वाक्य में क्या है, ही है, और तीसरे वाक्य में भी क्या है, ही है, और चौथे में क्या है, तो, और पांचवें में भी क्या है, ही निपात है। क्योंकि वाक्य में इनकी उपस्थिति अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं छोड़ती है, यह वाक्य में केवल एक बल प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए, जिसका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। वाक्य एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके विषय में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है और संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं। कहानी में बहुत जगह मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुहावरे बच्चों वह वाक्यांश होते हैं जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। कोई विशेष अर्थ के लिए वह रूढ़ होते हैं। कहानी में आए हुए कुछ मुहावरों को हमने यहाँ पर लिखा है, इन्हें आप ग्रहण करेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है बच्चों, प्लीज़